हिंसा का ऐसा नंगा खेल खेला गया कि हिंसा करने वाले का मन भी भर आया। हैवानियत के बीच इंसानियत फिर से पैर जमाने लगी। हिंसा के खिलाफ अहिंसा की मजबूत जड़ें पहाड़ी चट्टानों, अंधेरे जंगलों, उफनती नदियों और महासागरों को चीरती सरहद पार तक फैल गई। और इसी धरती से इंसानियत का नया स्वर इस गिरिखंड से टकरा समस्त विश्व में गूंज उठा। समस्त मानव मेरी संतान है। मैं अपनी संतानों के लिए क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं उनका भला, उनकी खुशियां, इस संसार में भी और इसके बाद वाले संसार में भी। समस्त मानव जाति के लिए यही कामना है। तुम शायद ये समझ नहीं सकते कि मेरी ये कामना किस हद तक है, और यदि तुम में से कुछ इसे समझ भी जाने तो भी तुम इस कामना की शिद्दत को पूरी तरह नहीं समझ सकते। मैं अहिंसा के उसी नाद का प्रतीक हूं जिसने इस ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांध रखा है, जिसका होना इंसानियत का होना है। यही भाईचारे की सच्ची परिभाषा भी है। सम्राट अशोक की ऐतिहासिक कहानी प्रारंभ होती है उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य से। ईसा की चौथी शताब्दी का अंत एक बटी हुई राजनीतिक स्थिति के शुरुआत का समय था। देश, जन, विष, ग्राम, कुल और राज्यों में बटे हुए थे। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग शासक, अलग अलग शासन व्यवस्था, अलग अलग कायदे कानून। समय आया ईसा पूर्व 321 का। 25 साल का नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि राजा नंद के मुकाबले उसकी फौजी ताकत कम थी, लेकिन कौटल्य जैसे गुरु की कूटनीतिक चालें नंद की फौज पे भारी पड़ी। सुनो चंद्रगुप्त, तुम्हें अगर नंद का समूल नाश करना है तो धैर्य से काम लेना होगा, और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना होगा। भूखे को अगर थाली की गर्म खिचड़ी खानी हो तो बीच में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। इससे हाथ तो जलता ही है, मुंह भी जलेगा और पेट में छाले पड़ जाएंगे। इसलिए चंद्रगुप्त, खिचड़ी को किनारे से खाते हुए बीच की ओर बढ़ो। इस तरह बिना खुद को आहत किए तुम आखिरी दाने तक को खा सकते हो। ठीक उसी प्रकार तुम्हें नंद के राज्य पर विजय प्राप्त करनी है। मेरे बताए मार्ग पे चलो। वो समय दूर नहीं जब सत्ता का केंद्र तुम्हारे हाथों में होगा। तुम अधिपति बनोगे। चंद्रगुप्त ने कौटल्य के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ शुरू हो गई। लक्ष्य था केंद्र पर अधिकार जमाना। गंगा किनारे का प्रदेश चंद्रगुप्त की मुट्ठी में आ गया। इसी बीच सिकंदर भारत से वापस लौट गया। सिकंदर के चले जाने से जो खालीपन पैदा हुआ, चंद्रगुप्त ने उसका भरपूर फायदा उठाया। चंद्रगुप्त उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता चला। इन प्रदेशों को तेजी से अपने कब्जे में करता सिंधु नदी तक जा पहुंचा। उसकी नजर सिंधु पार के इलाकों पर थी, लेकिन वहां शासन था सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त रुक गए। उनकी नजर मध्य भारत पर पड़ी। उसने नर्मदा के उत्तर में स्थित प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन सिंधु पार के इलाकों को अपनी मुट्ठी में करने की चाहत अभी भी दिल में कसमसा रही थी। साल था ईसा पूर्व 305 का। चंद्रगुप्त सेल्यूकस से जा भिड़ा। लंबी चली लड़ाई में जीत चंद्रगुप्त की नाम हुई और उसने सेल्यूकस को हरा सिंधु के बड़े भूभाग पर कब्जा जमा दिया। बंगाल से लेकर हिंदू कुश और हिमालय से लेकर नर्मदा तक के प्रदेश चंद्रगुप्त की छत्र छाया में आ गए। एक नए युग, नई व्यवस्था ने बीज से पौधे का रूप ले लिया। राज्य साम्राज्य में बदल गए।
और जन्म हुआ दुर्जय मौर्य साम्राज्य का। ऐसा कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम काल में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी बन गए। अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप जैन मुनियों के साथ दक्षिण की ओर चले गए तथा जैन रीति के अनुसार अनाहार द्वारा अपने जीवन का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने विशाल मौर्य साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार का सपना बिंदुसार का सपना बना। उसने दक्षिण पर आक्रमण कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण में मैसूर तक कर दिया। उसने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच के समस्त प्रदेशों को जीतकर मौर्य साम्राज्य के अधीन कर लिया। भारत के विशाल भूभाग पर मौर्य के रथ की विजय पताका लहराते दौड़ने लगी। लगभग सारा उपमहाद्वीप मौर्यों के कब्जे में आ गया। सिर्फ एक क्षेत्र था जो अब भी उनकी पहुंच से बाहर था। वो था पूर्वी तट कलिंग। कलिंग आजाद अविजित था। उसने विजयी मौर्य रथों को अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया था। कलिंग की सीमा पर अब भी कलिंग का ही ध्वज लहरा रहा था। बिंदुसार की कई पत्नियों में से एक थी धर्मा। उसी के गर्भ से जन्म दिया बालक अशोक ने। अशोक के जन्म और उसके पराक्रम की भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध ने पहले ही कर दी थी। एक ऐसा राजा इस धरती पर जन्म लेगा जो पराक्रमी होगा, धर्म ध्वजा को थामेगा और धर्म के विचार को सागर पार तक ले जाएगा। भविष्य अशोक की राह देख रहा था। अपने कई भाइयों में छोटा अशोक मेधावी था। गुरुओं की बताई बातों को फौरन समझ लेता। शस्त्र चलाने का खेल उसे खूब भाता था। दुश्मन के वार से किस तरह बचना है, शत्रु को कैसे अपनी तलवार के नोक के नीचे लाना है, ये कला उसने बचपन में ही सीख ली थी। शस्त्र कला के अभ्यास में वो अक्सर अपने बड़े भाई सुसीम को परास्त कर देता था। वाह, अद्भुत! अशोक मेरे पुत्र, तुम्हारा भाई सुसिम तुमसे ज्येष्ठ है, उम्र में तुमसे बड़े हैं, लेकिन शस्त्र चलाने को तुम्हारी अद्भुत क्षमता और पराक्रम के आगे तुमसे छोटे हो जाते हैं। तुम दोनों मुझे प्रिय हो पुत्र। तुम पितामह चंद्रगुप्त के पौत्र हो, मौर्य साम्राज्य के भावी संरक्षक। तुम्हारी देखरेख में मौर्य वंश और साम्राज्य वैसे ही सुरक्षित रहेगा जैसे मां की गोद में और पिता की छाया में शिशु। पुत्र अशोक, अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे कंधे पर साम्राज्य के एक हिस्से की देखरेख का भार सौंप थोड़ा निश्चिंत हो सको। राजकाज में रुचि लेना प्रारंभ करो पुत्र। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को राजकाज के कामों में लगाया। उसकी प्रतिभा पर गहरा भरोसा दिखाया। पिता का ये अगाध प्रेम और अशोक के प्रति बढ़ते अनुराग से सुसिम व्याकुल हो उठा। अपने पिता की संतानों में मैं ज्येष्ठ हूँ। राज की जो बागडोर मेरे कंधे पे होनी चाहिए वो अशोक के कंधे पे डाली जा रही है। पिता का अशोक के प्रति यह अनुराग मन शंकित होता है। सुसिम बेचैन था और अशोक लगन धैर्य के साथ प्रांतों को नियंत्रित करने के कार्य में लग गया। अपने साहस, बुद्धि और नियंत्रण करने की अद्भुत क्षमता ने अशोक की लोकप्रियता में चार चांद लगाना शुरू कर दिया। अशोक की बढ़ती प्रसिद्धि और प्रांतों को नियंत्रित करने की क्षमता से जहां एक तरफ बिंदुसार का भरोसा अशोक के प्रति बढ़ता जा रहा था, वहीं युवराज सुसिम का भावी सम्राट बनने का भरोसा डगमगाने लगा। युवराज होने के बावजूद अशोक उसे
प्रतिद्वंदी की तरह नजर आने लगा। सुदूर उत्तर पश्चिम तक्षशिला के प्रांत में असंतोष बढ़ने लगा था। फौजी गुटबाजी शुरू हो गई थी। एक प्रांत के अंदर कई सैन्य दल बन गए थे। उनकी आपस की खींचतान और असंतोष से तक्षशिला खतरे में था। सुसीम के लिए यही अवसर था जब वो अशोक को पिता बिंदुसार की नजरों से दूर कर सकता था। सुसीम ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। तक्षशिला में बढ़ती अशांति और असंतोष ने मौर्य साम्राज्य को संकट में डाल दिया है। तक्षशिला की रियासतें आपस में शत्रुता पाली हुई है। रियासतों के सैन्य दल आपस में लड़ रहे हैं। यदि इसे शीघ्र रोका नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं जब तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर देगा। पितामह चंद्रगुप्त के साम्राज्य की रक्षा करनी है तो तक्षशिला के विद्रोह को शांत करना ही होगा। हम भाइयों में सिर्फ अशोक ही ऐसा है जो इस विद्रोह को शांत कर सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अशोक को यथाशीघ्र तक्षशिला प्रस्थान करने का आदेश दें। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में हो रहे उपद्रव और बढ़ रही अशांति को शांत करने के लिए तक्षशिला जाने का आदेश दे दिया। अशोक अपने बड़े भाई सुसीम की योजना से अनजान अपने दल बल के साथ तक्षशिला की ओर बढ़ चला। अशोक ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला, आज के सिंध प्रदेश तक की लंबी यात्रा तय की। अशोक की व्यवहार कुशलता, उसकी बहादुरी और राज चलाने की उसकी नीति से तक्षशिलावासी पहले से ही परिचित थे। अशोक के तक्षशिला आगमन को वहां के लोगों ने बड़े उत्साह और खुले हृदय से लिया। अशोक का जबरदस्त स्वागत किया गया। तक्षशिला की धरती पर न घोड़े दौड़ाए गए, न तलवार चली, न ही लहू बहा। अशोक के आगमन और उसकी व्यवहार कुशल राजनीति ने आपसी उपद्रव, मनमुटाव को बिना किसी युद्ध के शांत कर दिया। तक्षशिला की सफलता की खबर जब पाटलिपुत्र पहुंची तो सम्राट बिंदुसार का सर और गर्व से भर उठा। अशोक के प्रति स्नेह, अनुराग और आस्था महाराजा बिंदुसार के हृदय में बस गई। यही सुसीम के लिए चिंता की बात थी। सुसीम को उसकी अपनी सत्ता हिलती नजर आई। अशोक को अपने रास्ते से हटाना सुसीम का एकमात्र लक्ष्य बन गया। सुसीम ने अशोक के खिलाफ महाराज के कान भरना शुरू किए। महाराज बिंदुसार को अशोक के विरुद्ध करने के लिए जितने प्रयोजन हो सकते थे सब किए। सुसीम युवराज था, मौर्य साम्राज्य का भावी शासक। उसका इस प्रकार सोचना बिंदुसार को चिंतित किए जा रहा था। सुसीम की बातों में भविष्य के खतरे की गंध आ रही थी। बिंदुसार ने अशोक को अपने से दूर भेज दिया। अशोक को देश निकाला मिल गया। क्रोध और घृणा से भरा अशोक अपने भाई सुसीम की योजना को भली भांति समझ चुका था। अपने हृदय में धड़कती ज्वाला को दबाए अशोक मौर्य साम्राज्य से बाहर निकल गया। मौर्य साम्राज्य के महाराज जो मेरे पिताजी हैं, उनका संदेश आया है। पिता मुझे वापस लौट आने को कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रांत उज्जैन में भयंकर विद्रोह जो छिड़ा है। मेरे अपने ही भाई ने मेरे खिलाफ पिताजी के कान भरे, मेरे खिलाफ किया। यही पिताजी जो निमंत्रण देकर मुझे बुला रहे हैं, उन्होंने देश निकाला का आदेश सुनाते एक पल की भी देर नहीं की। ये कैसा संबंध है? क्या ये निमंत्रण सिर्फ इसलिए है कि मेरे भाइयों में विद्रोह को कुचलने का साहस नहीं? फिर तो युवराज सुसीम को कोई अधिकार नहीं कि वो मौर्य साम्राज्य की प्रजा पर राज करेंगे। जो राजा अपनी प्रजा की भावनाओं, उनकी आवश्यकताओं को न समझता हो, उसे राज करने का अधिकार ही नहीं। एक बार फिर मेरा हृदय क्रोध और ग्लानि से भर आया है। मैं जाऊंगा, उज्जैन अवश्य जाऊंगा। मौर्य साम्राज्य को मेरी जरूरत है। अशोक की जोरदार वापसी हुई। अपनी पूरी ताकत, हौसले और सैन्य बल के साथ उज्जैन के विद्रोह को कुचलने अशोक निकल रहा था।
उज्जैन में घमासान मचा। अशोक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। विद्रोह को बुरी तरह रौंद दिया गया। विद्रोही मारे गए। मौर्य साम्राज्य की हिलती नींव और गहरे धसती चली गई। चैनी के इस संग्राम में अशोक को चोट आई। घायल अशोक के उपचार में वैद्य लगा दिए गए। इन्हीं में एक थी बौद्ध सन्यासिनी देवी। दिन रात अशोक की देखभाल में लगी थी। देवी के संपर्क ने अशोक का परिचय बौद्ध धर्म और विचार से कराया। धर्म का विचार अशोक के मन को छू गया था। देवी का अनुराग और उसका संपर्क उसे भाने लगा। आगे चलकर अशोक ने देवी के अनुराग और उसके प्रति अपने लगाव को वैवाहिक रूप में बदल दिया। अशोक उज्जैनी के प्रशासन में लगे थे। उधर पाटलिपुत्र में उनके पिता बिंदुसार बीमार मृत्युशैया पर पड़े संघर्ष कर रहे थे। पिता पुत्र दोनों संघर्षरत थे। दोनों ओर संघर्ष था जीवन का। अशोक उज्जैनी के संघर्ष के विजयी योद्धा थे, लेकिन पिता बिंदुसार मृत्यु से अपने जीवन का संघर्ष करते हार गए। मृत्यु ने जीवन पर विजय प्राप्त की। पिता से दूर पिता की मृत्यु के समाचार ने अशोक को पुनः नए संग्राम में ला खड़ा किया। धूल के गुबार उठने लगे। मन में दुख करुणा का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। कई तरह के प्रश्न आपस में टकराने लगे। प्रश्न था आने वाले समय के मौर्य साम्राज्य के गौरव का। पिता नहीं रहे, मुझे पाटलिपुत्र लौट जाना होगा। पितामह चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार के विशाल मौर्य साम्राज्य के भविष्य पर पुनः अनिश्चय के बादल मंडराने लगे हैं। मौर्य साम्राज्य का शासन अपने ज्येष्ठ भाई सुसिम के कमजोर हाथों में चला जाने दो। राजकाज से दूर मैं चला जाऊं घने अंधियारे जंगल में। सुसिम के हाथों में मैं मौर्य साम्राज्य के विनाश को देख रहा हूं। काल, तूने मुझे पुनः मझधार में ला खड़ा किया। मेरा जीवन संघर्ष और उठापटक का चक्र बनकर रह गया है। इससे मुक्ति नहीं। अशोक को साम्राज्य के भविष्य की चिंता थी। कई तरह के प्रश्नों ने आ घेरा था। वे उसमें उलझते चले जा रहे थे। तभी राधा गुप्त के नेतृत्व में अशोक को चाहने वाले मंत्रियों की एक मंडली आई। राधा गुप्त अशोक को भावी सम्राट के रूप में देख रहे थे। मौर्य साम्राज्य का भविष्य तभी सुरक्षित था जब उसकी बागडोर अशोक जैसे कुशल प्रशासक के हाथ में हो। यदि संघर्ष ही मेरी नियति है तो मैं लड़ूंगा। पितामह चंद्रगुप्त के साम्राज्य की परिभाषा की रक्षा के लिए लड़ूंगा। ये संग्राम महान मौर्य साम्राज्य के गौरव की रक्षा का संग्राम है। जो भी इसके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। मौर्य गौरव की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। इसकी राह में मेरे भाई, मेरे संबंधी जो भी आते हैं आने दो। अपने हथियार उठाओ, खोलो घोड़े, जो भी सामने आता है खत्म कर दो उसे। बहने दो खून की नदियां। चलो पाटलिपुत्र की ओर। भयंकर मारकाट मची। खून बहे, जो भी सामने आया मारा गया। अशोक ने साम्राज्य की खातिर अपने सभी भाइयों का कत्ल कर दिया। सुसिम मारा गया। मौर्य साम्राज्य का गौरवशाली मुकुट अशोक ने अपने माथे पर धारण किया। जीवन संघर्ष ने अशोक के मोम जैसे हृदय को पत्थर सा बना दिया था। इस हृदय में दया नहीं थी। करुणा का कतरा कतरा सूख चुका था। पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठने के साथ ही अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़ी। युद्धों का ये सिलसिला लंबा चला, लेकिन एक प्रदेश अभी भी था जो अशोक की पहुंच से दूर था।
वो प्रदेश था कलिंग प्रदेश। कलिंग अभी भी उसकी पहुंच से दूर था। कलिंग आजाद था, पराधीनता उसे स्वीकार न थी। उत्तर भारत के समस्त राज्य अशोक के कब्जे में आ गए थे। पूरब में बंगाल और दक्षिण में कृष्णा नदी तक उसका साम्राज्य फैल चुका था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे बड़े नगरों में गिनी जाती थी। 5 करोड़ से अधिक आबादी का सम्राट अशोक दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट के रूप में जाना जाने लगा। विजय जिसके माथे पर लिखी थी, जो अविजित था, अजय सिर्फ कलिंग का प्रदेश था जो उसके विजेता होने को चुनौती दे रहा था। कलिंग का इलाका जहां एक ओर स्थल मार्ग से जुड़ा था, वहीं दूसरी ओर सामुद्रिक मार्ग से भी। इसलिए राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बना हुआ था। दूरदर्शी अशोक दक्षिण भारत पर अपनी बेहतर पकड़ बनाने के लिए कलिंग को अपने अधिकार में करने के महत्व को भली भांति समझ रहे थे। मौर्य साम्राज्य को अभेद्य बनाना है तो समुद्री मार्ग को अपने कब्जे में करना होगा। सामुद्रिक मार्ग भविष्य में आफत डाल सकता है। कलिंग, हाँ, कलिंग को कब्जे में करना होगा। कलिंग विजय भूमार्ग और जलमार्ग दोनों पर विजय लेकर आएगी। अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अशोक के अश्वारोहियों और पैदल सैन्य बलों ने कलिंग को घेर लिया। जबरदस्त किलेबंदी की गई। देश के बाकी हिस्सों से कलिंग का संपर्क टूट गया। अशोक को लगा कि कलिंग जल्द ही घुटने टेक देगा, लेकिन कलिंग वासी स्वाभिमानी थे, स्वतंत्र विचारों के, स्वतंत्रता प्रिय थे। आजादी प्राणों से अधिक प्रिय थी। भयंकर मारकाट मची। कलिंग का यही प्रदेश संग्राम का केंद्र बना। अशोक के अश्वारोहियों ने धौलीगिरी के प्रदेश को रौंद डाला। जबरदस्त मुकाबला हुआ। युद्ध चला। 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। लाखों लोग मारे गए। घायलों की तो गिनती ही नहीं थी। कलिंग का युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। मानवता आंसू बहाती रही। इंसानियत ने बर्बरता और जुल्म के आगे घुटने टेक दिए। विजयी अशोक की विजय यात्रा कलिंग की भूमि पर निकली, लेकिन इस पराक्रमी राजा के विजय स्वागत में फूलों की पंखुड़ियां नहीं थी। स्वागत में थे कटे पिटे शव, अपने पतियों की मौत के शोक में विलाप करती स्त्रियां, लहू से कीचड़ बन आए राजमार्ग, शवों के विशाल ढेर, चील, गिद्ध, भेड़िए और सियारों के संवेद गीत। अशोक का हृदय दुख, करुणा और ग्लानि से भर उठा। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो निकला था विजय करने कि कलिंग की भूमि मेरा स्वागत करेगी, एक विजयी राजा की तरह। फूलों की वर्षा, चंदन और कुमकुम से मेरे माथे पर तिलक होगा। अरे मेरे कर्म, मेरे मस्तक पर तिलक की जगह रक्त रंजित कीचड़ पुता। मेरे स्वागत को पीछे मुर्दा शरीर, कटे हुए मानव अंगों के ढेर, सियार और भेड़िए गा रहे हैं विजय गीत। वातावरण में सिर्फ दुर्गंध, मुर्दा शवों की दुर्गंध। क्या यही है मेरी यशभूमि? यही है मेरा पराक्रम? यदि विजय है ये, तो पराजय क्या? ये विजय है या पराजय?
न्याय है या अन्याय? ये वीरता है या कायरता? क्या निरपराध बच्चों और स्त्रियों की हत्या ही वीरता है? मैंने जो किया है, क्या यही है मेरा साम्राज्य विस्तार और सहिष्णुता? किसी के पति मारे गए, किसी के पिता, किसी के बच्चे, तो किसी के घर पर वो हमला। मुर्दा शवों के ढेर थे। क्या किया मैंने? ये विजय प्रतीक है या पराजय की बूंद? ये मंडराते गिद्ध, चील और कौवे संदेश वाहक हैं उस दुराचारी की मृत्यु के जिसने ये कर्म किए। प्रभु, मुझे शांति कहां मिलेगी? मेरे प्रभु, अपनी शरण में ले लो ईश्वर, अपनी शरण में ले लो, मुझे थाम लो। प्रभु, शांति चाहिए मुझे, मेरे प्रभु, शांति चाहिए। बौद्ध संत उपगुप्त और मंजूश्री ने अशांत, व्यथित, शोकाकुल अशोक के माथे पर स्नेह का हाथ रखा, उसकी उंगली थामी और हिंसा के मार्ग से अहिंसा के मार्ग पर लेकर चलते चले गए। उसने हिंसा का त्याग कर अहिंसा को अपना धर्म बना लिया। अशोक बुद्ध के मार्ग पर चल निकले और कहे गए, देवन प्रिय, देवताओं के प्रिय, प्रिय दासी। कलिंग, जहां अशोक ने युद्ध लड़ा, उसके हृदय का सबसे प्रिय प्रदेश बन गया। धौली की जो दया नदी रक्त से लाल हो गई थी, उसी दया नदी के तट पर बसे धौलीगिरी में अशोक ने कई चैत्य और स्तूप बनवाए, शांति संदेशों के स्तंभ खड़े करवा दिए। कलिंग के ये शिलालेख मानवीय समाज, न्याय और आदर्श की बात करते हैं। अशोक ने धम्म के विचार को अंगीकार किया। अहिंसा ही उसका मार्ग था। इंसान ही नहीं, पशुओं, जीव जंतुओं की हिंसा पर भी रोक लगा दी गई। शाकाहार का विचार दिया, जाति पाति के भेद खत्म कर दिए गए। लोक कल्याण और जनहित उसके शासन के मंत्र बन गए। सड़कों पर मैंने बड़ वृक्ष लगवाए हैं जो पशुओं और मनुष्यों को छाया देंगे। प्रत्येक 9 मील की दूरी पर मैंने आम के बागीचे लगवाए और कुएं खुदवाए हैं, विश्राम गृह बनवाए हैं, कई प्याऊ बनवाए हैं। मैंने ये सब इसलिए किया है कि मेरी प्रजा धम्म के अनुसार आचरण करे। धम्म की नीति को लागू करने के लिए उसने धर्माधिकारी नियुक्त किए और धम्म के विस्तार के लिए कई शांति संदेशकों को देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में भेजा। श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, इजिप्ट, सीरिया और मैसेडोनिया के इलाकों में अशोक के शांति दूत अहिंसा के विचार को लेकर गए और बुद्ध के विचार का प्रसार किया। लगभग 40 वर्षों तक साम्राज्य का संचालन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक ने देह त्याग दी। अशोक के शांति संदेश उसकी राजनीतिक समझ की गौरव गाथा कहते नजर आते हैं और आज भी अंधेरे में रोशनी फैलाने का काम करते हैं। संभवतः अशोक दुनिया का पहला ऐसा सम्राट था जिसने साम्राज्यवाद के विचार को लोक कल्याण और जनहित के संदर्भों में समझा और उसे लागू भी किया। हिंसा के विरोध में अहिंसा के बौद्ध दर्शन को जन जन तक पहुंचाया। धौली में अहिंसा का प्रतीक स्वरूप एक बौद्ध स्तूप और एक हाथी का स्वरूप यहाँ बना हुआ है जो अहिंसा के उसी विचार का प्रतीक है।
मेरे नाद में महान अशोक का नाद भी मिला हुआ है। मैं नाद हूं शांति का।